नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं नवनीत यादव एक नए टॉपिक के साथ आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल जीएस दुनिया में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक हिंदी विषय का है। वो हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह दोस्तों हिंदी में काफ़ी महत्व रखते हैं। विराम चिन्ह ना हो, विराम अगर तो हम जो है बात का अर्थ की जगह अनर्थ कर देंगे। विराम चिन्हों से ही हमें बात का अर्थ पता लगता है कि बंदा कहना क्या चाहता है। जैसे कि हम किसी को बोलें कि लिखें कि रोको मत जाने दो। ठीक, तो ये रोको मत जाने दो, ठीक है, तो इसका क्या अर्थ होगा। रोको मत जाने दो समझ में नहीं आ रहा। क्या लिखा है कि रोकने के लिए कह रहा है कि न रोकने। अगर इसको विराम चिन्ह को हम यहाँ लगा दें तो हो जाएगा रोको मत जाने दो, मतलब इसको रोको जाने मत दो। अगर इसी को हम उठा के यहाँ लगा दें तो इसका अर्थ हो जाएगा रोको मत जाने दो। ठीक है, तुरंत ही ये इधर से पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। विराम चिन्ह जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हिंदी भाषा के बोलने लिखने में। ठीक है, जैसे कि जब हम काम करते समय जब थक जाते हैं तो हल्का सा विराम ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से हमारे जो है लिखने में, लेखन शैली में विराम चिन्ह का प्रयोग होता है कि हम जो है लिखते लिखते थोड़ा विराम लेते हैं कि जहाँ ज़रूरत होती है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह बहुत प्रकार के हैं। विराम चिन्ह 20 प्रकार के हैं, लेकिन इसमें मैंने 10 ही बताए हैं। मैं अगले पार्ट में आप लोग को 10 विराम चिन्ह जो हैं वो बताऊंगा आगे वाले। ठीक है, तो ये विराम चिन्ह का पार्ट 1 है। अगला पार्ट 2 आप लोग को जल्द ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, विराम चिन्ह को श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने जो है 20 बताया है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि 20 विराम चिन्ह हैं, जिसमें जो है पूर्ण विराम, ठीक है, पूर्ण विराम के अलावा सारे के सारे इंग्लिश से लिए गए हैं। ठीक है, कॉलन, सेमी कॉलन, ठीक है, प्रश्नवाचक कह सकते हैं या, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। वो सब अर्धविराम, अल्पविराम, ये सब जो है हिंदी में इंग्लिश से लिए गए हैं। ठीक, और सिर्फ पूर्ण विराम उनका मानना है कि वो हिंदी का है, बाकी सारे इंग्लिश से लिए गए हैं। तो दोस्तों, हम एक एक करके जानते हैं कि विराम चिन्ह कहाँ पे लगते हैं और कैसे यूज होते हैं और वो दिखते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा हो जाता है अल्प विराम। ठीक, अल्प विराम क्या होता है दोस्तों। अल्प विराम, अर्धविराम, ठीक है, इनमें जो है काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। ठीक, तो वो आज हम क्लियर कर देंगे कि अल्प विराम और अर्धविराम में कन्फ्यूज़न क्या होता है, और पहचानने में जो है दिक्कतें आती हैं उनको भी हम लोग आज निकालेंगे कि दिक्कतें क्यों आती हैं, और फिर आगे चल के आप लोग को दिक्कतें नहीं आएंगी, सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अल्प विराम। ठीक, अल्प मतलब थोड़ा, विराम माने कम, थोड़ा रुकना। जैसे कि हम कोई वाक्य कहते हैं तो उसमें पूर्ण विराम से ज़्यादा, ठीक, पूर्ण विराम से कम समय लगता है, तो उसको हम जो है क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं। ठीक, अल्प विराम जैसे कि राकेश, कश्मीर और कल्याण तीनों नैनीताल घूमने गए, तो इस वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। तो देखो यहाँ राकेश, हल्का सा रुके, राकेश, कश्मीर और कल्याण, ठीक, तीनों नैनीताल घूमने गए। अब दोस्तों, एक और बात है अल्प विराम की कि अल्प विराम हमेशा जो है संज्ञाओं के बाद लगते हैं। ज़्यादातर संज्ञा होती हैं उनके बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी वाक्य में अगर ये दो या दो से अधिक संज्ञाएँ आती हैं तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, तो अल्प विराम क्लियर हो गया। अब आते हैं हम अर्धविराम पे। ठीक, अर्धविराम क्या होता है दोस्तों। किसी वाक्य को लिखते समय जब पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज़्यादा समय लगता है तो हम उसको क्या कहते हैं, अर्धविराम। ठीक, तो अर्धविराम का मतलब, जैसे कि हमने वाक्य लिखा हुआ है कि जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा, मैंने जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया उसी ने मुझे धोखा दिया। ठीक, तो पहला वाक्य है, मैंने जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया उसी ने मुझे धोखा दिया। ठीक, बोलते समय रुकते हैं। जैसे कि यहाँ क्या था हमारा, राकेश, कश्मीर, ठीक, राकेश, कश्मीर और कल्याण तीनों नैनीताल गए।
ठीक, ये इतना रुका था और यहाँ हम थोड़ा ज़्यादा रुकेंगे, अल्प विराम से ज़्यादा। देखिए, मैंने जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया उसी ने मुझे धोखा दिया। ठीक, तो ये हो गया हमारा अर्धविराम। दोस्तों, अर्धविराम की एक और प्रॉपर्टी होती है, ये अक्सर दो वाक्यों या दो से अधिक वाक्यों के बीच में प्रयोग किया जाता है, ना कि संज्ञाओं के बीच में। ठीक, संज्ञा के बीच में कभी भी अर्धविराम का प्रयोग नहीं होगा। दो या दो से अधिक जब वाक्य होंगे तो उनके ही बीच में अर्धविराम का प्रयोग होता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि अल्पविराम कौन सा है, अर्धविराम कौन सा है। कभी कभार ऐसा होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, हम लोग अर्धविराम को अल्पविराम समझ लेते हैं और अल्पविराम को अर्धविराम समझ लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों, पहचानने का मतलब ये है कि विराम क्या होता है ये, ठीक, और अल्पविराम क्या होता है ये। ठीक, तो क्या कहते हैं, इसमें परिभाषा क्या है कि अल्प विराम से ज़्यादा और अर्धविराम से कम समय लगे तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्धविराम। तो अल्प विराम से ज़्यादा और अर्धविराम से कम, तो ये देखो यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक, तो इससे ज़्यादा है और इससे कम है तो उसका क्या कहते हैं हम, अर्धविराम। अपना अपना तरीका है, अगर आप लोगों के मन में कोई दूसरा तरीका सूझ गया हो तो वो निकाल लीजिए। ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स तो आप भी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं, कोई भी ट्रिक्स बना सकता है। अब तो दिमाग पर चलने की बात है, इंस्टेंट जिसका दिमाग चल गया किसी विषय तो वह ट्रिक बना सकता है, बना देता है। एक और अर्थ समझ लीजिए कि ये अर्धविराम है, सॉरी क्या है हमारा, पूर्ण विराम है ये। तो पूर्ण विराम को हम आधा कर देते हैं बीच से। ठीक, तो हमारा ये हो जाएगा अर्धविराम। ठीक, हमने तो ऐसे याद किया कि पूर्ण विराम को हम बीच से आधा कर देते तो अर्धविराम हो जाता है, लेकिन बीच से काटते हैं। जैसे मान लिया ये पूर्ण विराम हमारा है तो इसको हमने आधा कर दिया ऐसे, तो ऊपर बिंदी छूट गई, ये देखिए, और नीचे ये इस तरीके से हो गया। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, अल्प विराम। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप परिभाषा याद रखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, ट्रिक्स जो होती हैं वो उतनी कारगर नहीं होती हैं, वो तो याद करने के लिए होती हैं, लेकिन जब हमारा कॉन्सेप्ट से क्लियर मामला होता है तो हम ज़्यादा अच्छे से उसको कर पाते हैं, पेपर में भूल नहीं पाते हैं। तो आप लोग किससे याद करिए, परिभाषा से। देखिए, परिभाषा में सबसे अच्छा बताया गया कि दो संज्ञाओं या दो से अधिक संज्ञाओं के बीच में क्या अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक, तो आप लोग लिखते तो हमेशा आ रहे हैं कि अल्प विराम जो है 3-4 शब्द लिखे तो बीच में जो है कॉमा 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 लगा देते हैं, तो हमारा अल्प विराम ही होता है। तो ज़्यादातर हम लोग कॉमा का ही यूज करते हैं, अर्धविराम का यूज बहुत कम करते हैं हम लोग। ठीक, तो आप समझ जाइए कि ज़्यादातर किसका प्रयोग करते हैं हम, पूर्ण विराम के बाद अल्पविराम का ही प्रयोग करते हैं वाक्य में। तो अब संज्ञाओं के बीच में जो है वो अल्पविराम प्रयोग होता है, इतना ध्यान रखिए। अर्धविराम दो वाक्यों के बीच में प्रयोग होता है, अर्धविराम का यूज कम करते हैं हम लोग, अल्पविराम का ज़्यादा करते हैं। ठीक, अब आप जान जाएँ कि दो संज्ञाओं के बीच में प्रयोग तो ये कॉमन ही होता है। ये कभी ये कहाँ लिखा देखा, दो नामों के बीच में या दो संज्ञाओं के बीच में। ठीक, चलो 2 हो गए। अब आप आ जाइए पूर्ण विराम। ठीक, इसमें तो कोई बात ही नहीं समझने वाली, तो सबको ही जानता है पूर्ण विराम क्या होता है। वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक ये भी क्लियर ही होगा। जब किसी वाक्य को लिखते समय प्रश्न पूछने की अनुभूति हो, ठीक, तब हम उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम जा कहाँ रहे हो, आओगे कब तक। ठीक, ये सब चीज़ों में हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब आ जाइए विस्मय सूचक। देखिए, विस्मय सूचक में क्या होता है, विस्मय सूचक या इसको आश्चर्यजनक भी कहते हैं। ठीक, तो या विस्मयादि चिन्ह भी कहते हैं, ये सब चीज़ें लिख लीजिएगा। विस्मय सूचक, आश्चर्यजनक कुछ चिन्ह और जो है विस्मयादि चिन्ह। ठीक, इनके 3 नाम हैं इसके। तो इसकी परिभाषा क्या है, इसको समझते हैं। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं उस वाक्य में हमको विस्मय सूचक शब्दों का या आश्चर्यजनक शब्दों का यूज प्रयोग होता है, अनुभूति होती है, या किसी वाक्य में आश्चर्यता का अनुभव होता है, तो हम वहाँ जो है क्या लगाते हैं, विस्मय सूचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि वाह क्या सुहाना मौसम में आश्चर्यता है, अरे वो चला गया, इसमें भी आश्चर्यजनक जो है मामला महसूस होता है। तो इस तरीके की चीज़ों को इसमें हर्ष, उल्लास
शोक, है ना, ये सब चीज़ों, घृणा, ये सब शब्दों के बाद हम इसको आश्चर्यजनक शब्द के आगे जो है हम चिन्ह ये वाला लगाते हैं। ठीक, ये तो सबको जानता होगा। पूर्ण विराम और इसमें तो अंतर कर ही लेगा। आश्चर्यजनक में बिंदी हो जाती है इससे, बस इसको हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी भी कहते हैं। अब आ जाइए अवतरण चिन्ह। ठीक, अवतरण चिन्ह का मतलब क्या होता है? देखिए इसकी परिभाषा ये है, ये भी बहुत सरल है कि जो है जब किसी वाक्य को लिखते समय हम किसी दूसरे या मनुष्य की या कोई किसी दूसरे वाक्य का ज्यों क्या त्यों उतारते हैं, ठीक, तो उस शब्द को, तो उसे हम क्या कहते हैं? अवतरण चिन्ह। जैसे मैंने कोई लेखक की बात कही और उस लेखक का कोई उपन्यास या कोई लेखक द्वारा कही गई बात अपने वाक्य में लिखा, तो उसको हम जो है क्या कहेंगे? ऐसे इन्वर्टेड कामा उसमें लगाएंगे। ठीक, या कह सकते हैं कि किसी शब्द पर, ठीक, एक शब्द पर ज़्यादा जोर देने के लिए हम इन्वर्टेड कामा का यानी कि अवतरण चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, इतना सरल भाषा में जाने कि किसी शब्द पर जब ज़्यादा जोर देते हैं तो वहाँ हम उसको कॉमा में, अवतरण चिन्ह में बंद कर देते हैं। अवतरण का मतलब यही है कि किसी दूसरे वाक्य से सेम उतारा हुआ, ठीक, शब्द, ठीक, तो उसको क्या कहते हैं? अवतरण चिन्ह। जैसे गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक, ये गोदान क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है, तो इस पे जोर भी दिया है और मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा ही कृत है, अद्वितीय है, दूसरे का नहीं नाम आ सकता है, तो उसको हम जो है इन्वर्टेड कामा में बंद कर देंगे। ठीक, और उद्धरण चिन्ह क्या होता है? अवतरण और उद्धरण में ज़्यादा अंतर नहीं है। उद्धरण में क्या होता है कि किसी के द्वारा कहा गया वाक्य ज्यों का त्यों अपने सेंटेंस में उतारने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हरिवंश राय जी ने कहा, मन का अच्छा हो तो अच्छा, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो अच्छा। ठीक, तो इसको हम उद्धरण चिन्ह में बंद कर देते हैं। ठीक, ये उद्धरण चिन्ह हो गया। अवतरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह में ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक, अब इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा अवतरण चिन्ह है और कौन सा उद्धरण चिन्ह है? देखिए, देखो एक ट्रिक है। देखिए इसको ऐसे पहचानेंगे कि जो है अवतरण चिन्ह में क्या लगा है? सिंगल। ठीक, अवतरण लिखा हुआ है कैसे? अवतरण, कोई मात्रा है नहीं है। ट्रिक है दोस्तों, ये ट्रिक है, अभी इंस्टेंट तैयार की है हमने, ट्रिक है ये। क्या है? देखिए अवतरण चिन्ह में हम जो है सिंगल लगाते हैं क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है। अवतरण सिंपल लिखा है, अवतरण। ठीक, अवतरण। उद्धरण में क्या है? देखो इसके ऊपर लगा हुआ है, द के ऊपर धा बना हुआ है, तो इसमें डबल, ठीक, डबल लगा हुआ है, तो इसको भी हम डबल समझेंगे। ठीक, इतना याद के लिए 2-3 बार ये दिमाग में रखेंगे। 5 मिनट के लिए जब अभी आप क्लास छोड़ करके जब जाएंगे, वीडियो देख करके जब हटेंगे तो ध्यान में थोड़ा रखना, 5 मिनट तक ध्यान में रखना। अवतरण उद्धरण तुरंत आ जाएगा समझ में कि उद्धरण में क्या होता है। उद्धरण शब्द ही ऐसे लिखा होता है, ओ द रण। ठीक, तो जो दा शब्द है इसमें देखो ऐसे ऐसे लगा हुआ था, तो इसको भी ऐसे ऐसे लगा दिया। ठीक, यानी कि इस पर डबल है, इसमें कोई डबल यानी कि डबल नहीं है मामला इस पर, तो जो है हम इसको ऐसे ही लिख देंगे कि साधारण शब्दों में लिखा हुआ, तो इसमें भी कोई डबल नहीं होगा कुछ भी। ठीक, तो इस तरीके से याद कर लीजिए। ठीक, इसको ये ओवरलैप है तो इसको ओवरलैप कर देंगे, इसमें कुछ नहीं है तो इसमें सिंपल लिखेंगे। ठीक, ये सिंपल शब्द लिखा है तो ये सिंपल है, और ये उद्धरण में दा के ऊपर धा टंगा हुआ है तो इसको फिर हम डबल करेंगे। ठीक, ये समझ लीजिए। समझने को अगर वैसे आपको अगर परिभाषा से याद हो गया तो अच्छी बात है, परिभाषा से याद कर लीजिए। ठीक है, अगला हमारा क्या है? 8वां चिन्ह, वह है रेखिका, संयोजक, निर्देशक, इंग्लिश में इसे डैश भी कहते हैं। ठीक, इसके इतने नाम है, रेखिका, संयोजक, निर्देशक, डैश। दोस्तों ये कब प्रयोग किया जाता है? जब हम किसी के द्वारा कही गई बात को दर्शाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे कि माँ ने कहा बेटा खाना खा लो। ठीक,
किसने कहा? माँ ने कहा। तो माँ की कही गई बात को हम दर्शा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर हम जो है निर्देशक डैश संयोजक या रेखिका का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मतलब माँ ने कहा कि बेटा खाना खा लीजिए। यहाँ पे एक और शब्द लिख सकते हैं क्या? बाबू ने कहा थाना थाया, है ना। तो आजकल ट्रेंडिंग में है ये कि बाबू ने कहा थाना थाया, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, देखो समझने के लिए आप फ़नी तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब यही है कि किसी के द्वारा दर्शाई हुई बात को जो हम लिखते हैं तो उसके आगे जिसने वो बात को कहा है उसके आगे हम डैश का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल भी इसमें देख लीजिए, जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष जी ने कहा है, सुभाष चंद्र बोस जो कि हमारे क्रांतिकारी नेता रहे हैं, उन्होंने कहा है क्या? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक। खेल में हार जीत लगी रहती है। ठीक, ये भी चीज़ों में हम जो है क्या लगाते हैं? डैश का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे कि धक्का मुक्की, है ना, खाना पीना, दो शब्दों के बीच में भी ऐसे डैश का प्रयोग किया जाता है। और डैश का प्रयोग एक और जगह किया जाता है जब हम किसी की तुलना करते हैं किसी से, जैसे कि झील सी गहरी आँखें। ठीक, झील सी गहरी आँखें। ठीक, सागर सा गहरा। ठीक है ना, इस तरीके से हम जब तुलना करते हैं तब हम जो है किसका प्रयोग करते हैं? डैश का, जैसे सागर सा गहरा। ठीक, ये हो गया हमारा। ठीक, झील सी गहरी आँखें आपने यहाँ लगता है तुलनात्मक शब्द के लिए जो जिस शब्द से तुलना करते हैं उसके आगे डैश लगाते हैं। ठीक, तो ये हो गया तुलनात्मक जगह पर भी हम डैश का प्रयोग करते हैं। अब आ जाइए त्रुटिपूर्ण चिन्ह, यानी इसको हंस पद भी कहते हैं। त्रुटिपूर्ण चिन्ह इसको हंस पद भी कहते हैं। जैसे जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं तो कोई शब्द त्रुटिपूर्वक अगर हमसे छूट जाता है, ठीक है, तो हम उसको इस चिन्ह को लगा करके दर्शा देते हैं। जैसे कि रोहन दिल्ली जाएगा लिखा, उसमें अगर कल छूटेगा तो हमने यहाँ पे लिख दिया कल, रोहन कल दिल्ली जाएगा। ठीक, ये भी अक्सर हम लोग खूब यूज करते हैं आजकल लिखने में, टाइम बचाने में, और सब जो है काटा पीटी ना हो तो लिख देते हैं। कोष्ठक, कोष्ठक का क्या होता है? कोष्ठक का मतलब यही है कि जो है जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं तो कुछ अधिक जानकारी देने के लिए उस शब्द के लिए, जैसे मान लो कोई शब्द आया है तो उसकी ज़्यादा जानकारी देने के लिए हम जो है उसमें कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं, लघु कोष्ठक, दीर्घ कोष्ठक और मझला कोष्ठक। दोस्तों हिंदी में ज़्यादातर लघु कोष्ठक का ही प्रयोग किया जाता है, और ये दीर्घ कोष्ठक और मझला कोष्ठक हमेशा जो है मैथ में आते हैं, लेकिन ये हमने लिख दिया यहाँ पे है, लगा दिए हैं। ठीक, लेकिन बात यह है हमने इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि इसमें क्या था कि इसको लगाने से जो है ठीक तरीके से हमारा अंदर जो है वो क्या चिन्ह पता लगता था, इसलिए मैंने लगा दिए हैं। ठीक है, जैसे मान लिया इसको अगर हम लगाते हैं ऐसे, ठीक, तो इसमें इन्वर्टेड कामा लगाते, ऐसे लगाते हैं, अगर मैं छोटा वाला तो इन्वर्टेड कामा लगाते तो ठीक नहीं लगता, इसलिए हमने दर्शाने के लिए वजह से लगा दिया है। बाकी लघु कोष्ठक का प्रयोग हमेशा हिंदी में होता है, दीर्घ कोष्ठक और मझला कोष्ठक कभी हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। ठीक, लघु कोष्ठक में जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है, मैं लिख रहा हूँ कि दशहरे पर, ठीक, दशानन, ठीक, दशानन को जलाया जाता है। ठीक, को जलाया जाता है। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम दशानन के बारे में थोड़ा और जानकारी देना चाहते हैं, इसका पर्याय लिखना चाहते हैं, तो ऐसे लिखेंगे कि दशहरे पर दशानन यानी रावण, ठीक, जलाया जाता है। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। तो यही है कि लघु कोष्ठक का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर शब्द की अधिक जानकारी देने के लिए हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये हमारे 10 जो है क्या विराम चिन्ह हैं, और टोटल विराम चिन्ह कितने बताए हैं कामता प्रसाद गुरु जी ने? वो बताए हैं 20। तो बाकी के 10 विराम चिन्ह हम पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है,
आशा है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो फिर वही बात, रोज़ की तरह की वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ठीक करें, और शेयर करें, ठीक, ताकि वीडियो लोगों तक पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होता है, उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है, घंटी वाला बगल में। ये सब्सक्राइब लाल कलर का लिखा होता है, जब इसको आप दबाएंगे तो ये काले कलर का हो जाएगा, और साथ में बेल आइकन आएगा, इसको आप ऑल पे टिक कर दीजिएगा, ठीक। इससे क्या होगा कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास फटाक से नोटिफिकेशन, ठीक, विदिन सेकेंड में पहुँच जाएगी, है ना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं विराम चिन्हों के पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, खुदा हाफिज़।